हाय दोस्तों। मैं रिसेंटली नेपाल गया हुआ था और मैंने वहाँ पे 5 जगहों को एक्सप्लोर करा, जिसमें कि काठमांडू, पोखरा, बंदीपुर, सौराहा और लुम्बिनी है। बहुत ही खूबसूरत देश है। स्पेशली अगर आप इंडियन टूरिस्ट हो और जिसे अपने प्राचीन मंदिरों या फिर बौद्ध स्तूपा के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करना है, या फिर आपको हिस्ट्री और कल्चर के बारे में फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा जानना है, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्ली नेपाल से बेटर कोई और देश नहीं है आउटसाइड इंडिया। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा काठमांडू का एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो भी आप इस काठमांडू में एक्सप्लोर करोगे ये सारे के सारे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। एक पर्टिकुलर बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने देखा, आप नेपाल में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको एक यूनिक ब्लेंड ऑफ हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म देखने को मिलता है ज़्यादातर। और मैं ये भी शेयर करूंगा आपके साथ कि ये टूर कैसे करना चाहिए सारे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का। आप ऑनलाइन किसी टूर पैकेज को बुक कर सकते हो, विएटर, ट्रिप एडवाइजर या फिर गेट योर गाइड से, या फिर आप काठमांडू जाकर वहाँ पे लोकल कैब बुक कर लो। दोनों में आपका खर्च कितना आएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो Let's चलिए शुरू go! करते हैं काठमांडू का स्पिरिचुअल और कल्चरल जर्नी। सबसे पहला स्टॉप जो है वो है पशुपतिनाथ टेम्पल। ये भगवान शिव का सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल माना जाता है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। इस मंदिर का वर्णन जो है हमारे वेद और पुराण में भी किया गया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मंदिर कितना ज़्यादा पुराना है। मंदिर के मेन परिसर में जो है वो इंडियंस के लिए एंट्री वो फ्री है। पर अगर आप पूजा करवाना चाहते हो किसी पंडित के थ्रू, तो मंदिर के मेन परिसर के जस्ट बाहर आपको पंडित वगैरह मिल जाएंगे। आपको कुछ पैसे खर्च करने होंगे और वो जनरली ये पूजा में आपकी पूजा की सामग्री और मंदिर में अंदर जाकर के जो भगवान के दर्शन करते हैं वो थोड़ी आसानी हो जाएगी कंपेयर टू द नॉर्मल टूरिस्ट। मैंने पूजा पाठ करवाया था, तो मेरे कुछ 2000 खर्च हुए थे। आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैंने ज़्यादा खर्च करा या कम। मुझे ये जानने में थोड़ी दिलचस्पी होगी। दूसरी चीज़ है कि मंदिर के मेन परिसर में आप अगर नॉन हिंदू हो तो आपको अलाउड नहीं किया जाता है। ध्यान रहे मंदिर के मेन परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और मंदिर के मेन प्रवेश द्वार में आप जैसे ही एंटर करते हो, वहाँ आप नंदी भगवान का मूर्ति देखोगे, जो कि शक्ति, भक्ति और बल का प्रतीक है। और मंदिर के परिसर के चारों तरफ आप घूम रहे होगे तो तकरीबन 500 से भी अधिक आपको शिवलिंग दिखेंगी। मंदिर में आपको चतुर्मुख शिवलिंग का दर्शन होगा, जो कि शिव भगवान के 4 फॉर्म जैसे कि तत्पुरुष, अघोरा, वामदेव और सत्यजाता का प्रतीक है। और पांचवा स्वरूप जो शिव भगवान का सर्वोच्च फॉर्म माना जाता है, ईशान, ये भी आपको मंदिर परिसर में देखने को मिलेगा। मंदिर प्रांगण में आपको कई पवित्र जानवर जैसे कि चंचल बानर, हिरन और बकरियां भी दिखेंगी। ये सारे जानवर जो हैं मंदिर प्रशासन द्वारा संरक्षित हैं। मंदिर के बैक साइड अगर आप जाते हो तो बागमती नदी के किनारे आपको लास्ट क्रेमेशन राइट्स करते हुए लोग दिखेंगे, जो एक अलग ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आपको एक डिफरेंट व्यू ऑफ मंदिर दिखेगा, जो कि थोड़ा सा ऊंचाई पर है और थोड़ा सा अलग व्यू देता है पूरे मंदिर परिसर का। मेरे ख्याल से इसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। एक फाइनल टिप दूंगा मैं, अगर आप टूरिस्ट हो और आप मंदिर परिसर में अगर पूजा करने के इरादे से नहीं जा रहे हो, तो कृपा करके सैटरडेज और मंडेज को अवॉइड करें, क्योंकि इन दिनों में श्रद्धालु की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आपने पूजा करने जाना है तो जनरली आप, मुझे लगता है, सोमवार या शनिवार को जाएंगे, तो आप ये मान के चलें कि एटलीस्ट आपका 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा कंपेयर टू नॉर्मल टूरिस्ट। अगला स्टॉप जो है वो है बौद्धनाथ स्तूपा। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट स्फेरिकल स्तूपास में माना जाता है। इसकी डायमीटर तकरीबन 100 मीटर्स के अराउंड है। इस एरिया में आपको तिब्बतन कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही स्तूपा के चारों तरफ अगर चक्कर लगाते हो तो तिब्बतन स्टाइल कैफ़ेज़, आपको फिर काफ़ी बहुत सारी सोवेनियर की शॉप्स दिखेंगे, जहाँ पे तिब्बतन कल्चर का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं बौद्धनाथ स्तूपा के स्ट्रक्चर। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है, ये माना जाता है ये ब्रह्मांड के विशालता को दर्शाता है। बौद्ध शिक्षा जो है वो 5 तत्वों का प्रतीक है। इस आर्किटेक्चर में कोशिश किया गया है कि इन पांचों तत्वों को अच्छे से मैनिफेस्ट करा जा सके।
जैसे गुंबद का जो बेस है वो अर्थ को दर्शाता है। गुंबद का स्फेरिकल शेप जो है वो जल का प्रतीक है। आंखें जो हैं वो मानी जाती हैं कि बुद्धा सर्वज्ञानी है और विश्व की सारी चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद आती है 13 सीढ़ियाँ, जो कि दर्शाता है कि हर इंसान को 13 स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरना पड़ता है बिफोर ही और शी कैन अटेन एनलाइटमेंट। फाइनली आपको छतरी दिखेगी, जिसे अंग्रेजी में अम्ब्रेला कहते हैं। छतरी दुख, इच्छा, विघ्नों, रोग और हानिकारक शक्तियों से सुरक्षा का साया देती है। जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह माना जाता है। और मैंने इंटरनेट पे देखा था कि ये बर्ड लवर्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं गया तो मैंने कबूतरों के अलावा वहाँ कुछ और नहीं देखा। एक और चीज़ आप देखोगे कि श्रद्धालु जो हैं वो स्तूपा के अराउंड 360 डिग्रीज में घूम रहे होते हैं और प्रेयर व्हील्स को घुमा रहे होते हैं। इसका प्रतीक ये है कि आप भगवान बुद्ध के जो भी उन्होंने सिखाया है उसको रिस्पेक्ट करते हो और उसको मानते हो। तीसरा स्टॉप है चंगू नारायण टेम्पल, जो कि काठमांडू वैली का काफ़ी पुराना टेम्पल माना जाता है और ये 4th सेंचुरी से ही भक्तपुर पहाड़ पर है। इस मंदिर की आर्किटेक्चर जो है वो 2 टियर पगोडा स्टाइल में बनी हुई है और इसकी वजह से नेपाली मंदिरों में ये काफ़ी यूनिक मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में ज़्यादातर लोग भगवान विष्णु की पूजा करने जाते हैं, मगर आपको यहाँ पर भगवान शिव, भगवान दुर्गा और कई अदर डेटीज़ की भी मूर्तियाँ दिखेंगी। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है विविधता और सहनशीलता का। इस मंदिर की बनावट जो है वो एक यूनिक मिशन है निवारी आर्किटेक्चर और पगोड़ा स्टाइल में। आप नोटिस करोगे कि मंदिर के 4 द्वारों की रक्षा जो है वो 4 तरह के पशु करते हैं, जैसे कि शेर, हाथी, ग्रिफिन और सरमा। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, इसलिए आपको बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। पर पहुंचने के बाद जो है मंदिर का नज़ारा जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। चौथा डेस्टिनेशन जो है उसे भक्तपुर दरबार स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। ये जगह एक पूर्व राजमहल परिसर है और इस जगह को नेवारी आर्किटेक्चर का हर्ट भी कहा जाता है। इस जगह के हाइलाइट्स में से आपको सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो दिखेगा वो है 55 विंडो पैलेस। इस पैलेस की खासियत है कि यहाँ काफ़ी सारे विंडोज हैं विथ आर्टिस्टिक वुडन कार्विंग्स। इसके अलावा यहाँ पे आर्ट गैलरी और म्यूजियम भी हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी खूबसूरत थंग का पेंटिंग, स्टोन के वर्क और मेटल पे काफ़ी बारीकी और अच्छी कारीगरी की गई है, जो आपको और टूरिस्ट को काफ़ी पसंद आते हैं। काठमांडू वैली में 3 दरबार स्क्वायर हैं। एक है भक्तपुर दरबार स्क्वायर, फिर है काठमांडू दरबार स्क्वायर और पाटन दरबार स्क्वायर। भक्तपुर दरबार स्क्वायर जो है वो साइज में सबसे ज़्यादा बड़ा है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर जो है एक ओल्ड प्रिजर्व टाउन के जैसा लगता है। यहाँ पे काफ़ी एंशियंट वाइब्स आपको दिखेंगी और आप ऐसा फील करोगे जैसे आप हिस्ट्री में टाइम ट्रैवल करके वापस आ गए हो। चौक विभिन्न वास्तु शैलियों और कलाकृतियों का एक चमत्कार संग्रह प्रस्तुत करता है, जिसमें पगोड़ा शैली की मंदिर और पत्थर, लकड़ी की नक्काशी, टेराकोटा और धातु शिल्प का एक अनोखा मिश्रण शामिल है। नेपाल का सबसे ऊंचा पगोड़ा स्टाइल मंदिर, जिसे 5 मंजिला नाइटा पोला मंदिर कहते हैं, वो इसी जगह पे है। ये मंदिर 5 तत्वों का प्रतीक है। वास्तुकला के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये काफ़ी अनोखा है और ये आपको दूसरे दरबार स्क्वायर्स में देखने को नहीं मिलेगा। पांचवा डेस्टिनेशन जो है उसे हम पाटन दरबार स्क्वायर बोलते हैं। वंस अगेन ये जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हिंदू और बुद्धिस्ट हेरिटेज के कोएग्जिस्टेंस का। पाटन दरबार स्क्वायर का जो महल है वो किसी ज़माने में ललितपुर के मल्ला राजाओं का महल हुआ करता था। आज के दिनों में ये पाटन म्यूजियम है। पाटन दरबार स्क्वायर जो है वो तीनों दरबार स्क्वायर में सबसे छोटा माना जाता है, बट ये सबसे खूबसूरत है। चूँकि ये कॉम्पैक्ट है, इसमें जो कारीगरी जो की गई है वो काफ़ी विस्तृत रूप में की गई है। यहाँ के भीमसेन और हिरण्य टेम्पल जो है ये ट्रेडिशनल नेवारी वुडवर्क, स्टोन एंड मेटल कार्विंग्स के काफ़ी फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप आर्ट और आर्किटेक्चर के लवर हो तो ये जगह आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। और देखने की चीज़ों में है 21 स्टोन श्राइन टेम्पल और कृष्णा पटान टेम्पल। इन जगहों पर भी आपको उत्कृष्ट वास्तुकला देखने को मिलेगा। इस जगह का फ्लोर जो है वो लाल ईंटों से बना हुआ है, जो कि एक यूनिक आकर्षकता है। अगर आप नोटिस करोगे काठमांडू दरबार स्क्वायर या फिर भक्तपुर दरबार स्क्वायर, वहाँ पे ये लाल कलर की जो फ्लोरिंग है वो इतनी प्रोमिनेंटली नहीं दिखाई देती है। पाटान में एक ऐतिहासिक तेलुगु बेल है, जो कि एक 17वीं सदी की विरासत है। इसका उपयोग जो है वो इमरजेंसीज या फिर लोग शिकायत करने के लिए किया करते हैं। अगला डेस्टिनेशन जो है वो है स्वयंभूनाथ टेम्पल, जो कि मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 350 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे।
बट पहुंचने के बाद जो व्यू होता है पूरे काठमांडू सिटी का, आई मीन पेनोरमिक व्यूज़, वो काफ़ी खूबसूरत होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी खूबसूरती जो है वो आप मोबाइल में नहीं कैप्चर कर सकते हो। जो नेकेड आई से दिखता है और जो आप कैप्चर करते हो उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। स्तूपा के अंदर आपको क्लियरली हिंदू और बुद्धिस्ट डेटीज के फ्यूजन का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। स्तूपा के गुंबद का जो आर्किटेक्चर और फिलॉसफी है मुझे बौद्धनाथ स्तूपा के जैसा ही लगा। यहाँ पर एक विशेष वर्ल्ड पीस पॉन्ड भी है जहाँ पर लोग मन्नत के लिए सिक्के डालते हैं। एक फाइनल टिप दूंगा, इस जगह पे पहुँचने के लिए आपको बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने बुजुर्ग माता पिता और के साथ आ रहे हैं तो इस चीज़ को थोड़ा प्री प्लान करके आएँ। फाइनल डेस्टिनेशन है काठमांडू दरबार स्क्वायर। ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है और ये बेसिकली एक ओपन एयर म्यूजियम है। इस जगह पे 50 से भी अधिक टेम्पल्स और श्राइन्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है काल भैरव का स्टैचू है। ये दरबार स्क्वायर मल्ला राजाओं का राजमहल था और बाद में शाह वंश का हो गया। स्थल का केंद्रीय राजमहल हनुमान ढोकला, जिसका नाम द्वार स्थित हनुमान की मूर्ति पर पड़ा हुआ है, 19वीं सदी तक नेपाली शाह परिवार का आधिकारिक निवास स्थल था। यहाँ पर एक कुमारी घर है जहाँ पे कुमारी रहती हैं, जो एक छोटी सी लड़की है जिनको जीवित रूप में देवी की तरह पूजा जाता है। अगर आपको दर्शन करना है तो टाइमिंग्स पता करके जाएं। बेस्ट होगा किसी लोकल से पूछ लें, वो आपको बता देंगे कि किस दिन होता है और स्लॉट्स क्या होते हैं उस टाइमिंग्स की। स्क्वायर के अंदर म्यूजियम्स हैं जिसमें हनुमान डोका, त्रिभुवन और महेंद्र म्यूजियम शामिल हैं। ये सभी महल समुच्चय के अंदर स्थित हैं और शाही कलाकृतियां, व्यक्तिगत सामान और ऐतिहासिक तस्वीरें प्रदर्शित करते हैं। काठमांडू दरबार स्क्वायर में आपको शाह और नेवार आर्किटेक्चर का एक यूनिक कॉम्बिनेशन दिखेगा, जिसमें कि कोर्टयार्ड, पैलेसेस और टेम्पल शामिल हैं। जब मैं गया था तो वहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही थी, बट ओवरऑल फील फिर भी जो है वो रॉयल कल्चरल हेरिटेज साइट का लग रहा था। ये जगह जो है आपके काठमांडू डे ट्रिप का परफेक्ट एंड है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आपके खर्च कितने होंगे और इस ट्रिप को कैसे करना चाहिए? इस हम्म। डे ट्रिप को करने के दो ही बेस्ट तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ऑनलाइन प्रीपेड टूर बुक कर लो, जो कि गाइडेड होंगी। दूसरा तरीका है आप काठमांडू पहुंचने के बाद आप कैब बुक कर सकते हो। एक तरफ है ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे कि गेट योर गाइड, क्लूक और विएटर, जहां से आप बुकिंग कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट रेंज होगा अप्रॉक्स $50 से $70 पर पर्सन, जिसमें कि स्नैक्स और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड होगा। जनरली एक मिनी वैन या बस होगा और एक टूर गाइड भी मिलेगा आपको। ये मोस्टली एक्टिविटी ग्रुप में होती है और आपको ट्रिप की टाइमिंग के अनुसार आपको अपना टाइमिंग एडजस्ट करना होगा। मिनिमम यहाँ पर 6,500 से 7,000 नेपाली रुपए खर्च होंगे। प्राइसेस अपडेटेड होते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे पोर्टल्स या एप्लीकेशन पर जाकर के लेटेस्ट प्राइसिंग देख लें। इस प्राइस में आपका मोस्टली टूरिस्ट डेस्टिनेशन की एंट्री फीस जो है वो इंक्लूडेड होती है। दूसरी तरफ है प्राइवेट कैब, जहां पर आपके 4,500 से 5,000 नेपाली रुपए खर्च होंगे, जो 35 से $45 पड़ना चाहिए। हमने Hyundai i10 बुक करा था जिसमें 4 टूरिस्ट आराम से बैठ सकते हैं और हमारी कार जो थी वो एसी कार थी। एंट्री फीस पर साइड फॉरेनर्स के लिए 200 से 1,500 नेपाली रुपए होते हैं। सार्क रीजन वाले टूरिस्ट के लिए थोड़ा डिस्काउंटेड रेट होता है, काफ़ी जगह फ्री भी होगा। मेरे ओवरऑल 1,000 से 1,500 नेपाली रुपए खर्च हुए थे टोटल। अगर आप नॉन सार्क रीजन से आ रहे हो तो आप इस अमाउंट का 5 गुना मान सकते। मेरा सजेशन है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो और कंफर्टेबल फील करते हो बिना टूर गाइड के एक्सप्लोर करने में, तो आपको प्राइवेट कैब बुक करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टाइमिंग की और थोड़ा कॉस्ट भी कम पड़ता है। दोस्तों, अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो और आपको अफोर्डेबल वे में कनेक्टेड रहना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, तो मेरे हिसाब से आपको डेटा ई सिम फॉर ट्रैवलर्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये रोमिंग से आमतौर पर सस्ता होता है, किसी फिजिकल सिम कार्ड को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डिजिटली एक्टिवेट हो जाता है और विदेश पहुंचते ही इंटरनेट यूसेज स्टार्ट हो जाता है, प्रोवाइडेड आपके मोबाइल पे ई सिम फीचर सपोर्टेड हो। तो अगली बार जब ट्रैवल करें तो डेटा ई सिम ज़रूर ट्राई करें। हमारे वेबसाइट hubbingecom.com पर जाकर अपना प्लान सेलेक्ट करें। यदि कोई प्रश्न या सवाल है तो हमें संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जो नेपाल ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर ऐसे दोस्तों के साथ जो डेटा एसिम को ट्राई करना चाहते हैं अपने अगले ट्रैवल पे। धन्यवाद।